What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को हर एक लेवल पर फायदा पहुंचाएंगे। चाहे आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग, इवन अगर कोई आप लोगों से इंटरव्यू पूछ ले कुछ ऐसी बातें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आखिर भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ने क्यों जाते हैं, और यूक्रेन तो छोड़ो, भारत के मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं वो बाहर ही पढ़ने क्यों जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक बन जाता है, इसको भी मैं कवर करूँगा। इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी तमाम न्यूज़ रहेंगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगी और जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस अब की बार तो खासकर ज़्यादा हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो के एंड में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, उन क्वेश्चन के भी आंसर दूंगा। और अच्छा लगता है जब आप लोग सब पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और आप लोगों को पता होगा कि सैटरडे में हम लोगों ने बेसिकली एस्से लिखा था, संडे में आप लोगों को एथिक्स का एक केस स्टडी में देता हूँ, तो उसको जाकर आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, क्योंकि मजा तभी है जब आप लोग अपनी पढ़ाई को एक कंप्लीट स्टडी के तौर पर लेकर चलें। तो यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मैंने कल शाम जो है एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग के कवर कराए थे, और वो भी एक तरीके से रिवीजन हो गया आप लोग का, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने आप लोग का रिवीजन कराया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो ये आप लोग देखेगा। बाकी मैंने जो आप लोगों के लिए निबंध भी कल जो था पोस्ट किया था, वो निबंध लिखिएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को आज जो है एथिक्स का केस स्टडी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर मिलती है, वीर तालियान का जो पेज है ऑफिशियल, ये आंसर राइटिंग पेज है, इसको आप लोग जाकर देखेगा। लगभग 62,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और पीडीएफ सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, जहाँ पर 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दीजिए। काफ़ी बड़ी बात बोली गई है यहाँ पर, बोला गया पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। मतलब मोटे मोटे तौर पर ये बात बोली गई कि ज़िंदगी में अगर आप लोग मेहनत करोगे ना, तो आप लोगों की मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर सही तरीके से, सही डायमेंशन में, सही एक तरीके से टाइम को यूटिलाइज करते हुए, देखिए एक बात आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एक प्रॉपर टाइम पर अगर आप लोगों को काम करना है, तो आप लोगों को अगर बोला जाए कि एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को काम करना है, तो यहाँ पर टाइम भी होगा तो भी आप लोगों का वो है कोई मतलब नहीं रहेगा अगर सही डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक डायरेक्शन की भी हो जाती है, क्योंकि पता चला आप लोगों को जाना तो है, मान लीजिए यहाँ से आप लोग चले ए पोजीशन से, और जाना तो है आप लोगों को बी पोजीशन पर, और पहुँच गए आप लोगों को सी पोजीशन पर, तो इसका कोई मतलब नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का काम ही पूरा नहीं होने वाला है। तो भले ही आप लोगों के पास में टाइम हो, अगर आप लोगों के पास में सही डायरेक्शन न हो, तो आप लोगों का वो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जिंदगी में सही तरीके से सही यूटिलाइज करके चलो अपने रिसोर्सेज को, जो माँ बाप ने आप लोगों को ये सारी फैसिलिटी दी है आज की डेट में, इनको अच्छे से एंजॉय करके चलो, क्योंकि कल के टाइम पर यार फिर पछतावा रह जाता है हाथ में, और इंसान बोलता है वही बात कि फिर पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए वो एक अलग बात हो जाती है फिर जिंदगी में कि यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो कोशिश करो कि अभी टाइम है ना, अभी कर लेते हैं ना यार, क्यों सोचना है फ्यूचर के बारे में। तो इस तरीके से जिंदगी को रखो, तो आप लोगों को जिंदगी जीने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाओगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, और ये है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। जो आप लोगों का प्राइवेसी का अधिकार है यहाँ पर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर अगर बात करें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर किसके साथ में आप लोग इसको करेक्टली मैच कर पाओगे। बोला गया कि आर्टिकल 14 के अंदर जो है प्रोविजन अंडर जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था उससे ऐड किया गया, ठीक है। दूसरा बोला गया आर्टिकल 17 के अंदर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा बोला गया आर्टिकल 21 के अंदर फ्रीडम, जो यहाँ पर बेसिकली फ्रीडम गारंटी मिलती है आप लोगों को, पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 24 के अंदर ये आप लोगों को 44th अमेंडमेंट जो किया गया उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से देखना है ताकि कोई भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी बातें हैं, एक एक कर मैं डिस्कस करूंगा, पर सबसे पहले जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा जिसके बारे में कई सारे बच्चों ने कई बार मेरे से पूछा भी, उसी को मैं कवर करूंगा। आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो क्यों पढ़ने जाते हैं, आखिर मेडिकल स्टडीज के लिए बाहर क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी कई बार आया होगा। इसका रीजन क्या है मैं आप लोगों को सारे बताने वाला हूँ, और कई रीजन नहीं है, कई सारे रीजन है। इवन इंटरव्यू में भी अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, कि यार आप लोगों ने तो बेसिकली पर्टिकुलर एक मेडिकल बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लोग बताइए कि बाहर
क्यों जाते हैं इंडिया के जो छात्र हैं पढ़ने के लिए? तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ठीक है। और यूक्रेन के अंदर आप लोग कंडीशन पता ही है, आज के डेट में ये फर्स्ट जो पेज है हिंदू का उसके अंदर ही बात रखी है कि पुतिन साहब हैं वो वार्न कर रहे हैं कि कल को चलकर अगर किसी ने भी कुछ ज़्यादा हरकत देखी तो नो फ्लाई जोन लगा देंगे यूक्रेन के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, अगर यूक्रेन के आसमान में अगर चिड़िया भी अगर पर मारेगी तो उसको जरा सी देर में उड़ाया जा सकता है मिसाइल से। तो ये बातें आप लोग देखते हैं कि यूक्रेन के ऊपर कोई हवाई जहाज ही नहीं उड़ा पाएगा, और ये कौन लगाएंगे? ये पुतिन साहब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि काफी हद तक काफी सारे एरिया पर अपना कंट्रोल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये चाहते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पर जो है उल्टी सीधी हरकतें न करें और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल रखा जाए। ह्यूमैनिटेरियन जो बेसिस पर इनके द्वारा वहाँ से लोगों को निकालने की बातें की गई, तो सारी चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया अभी और भी बुरी कंडीशन आने वाली है, तो सारी बातें हैं। गवर्नमेंट जो है वो रीश्योर कर रही है। हमारे कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो 100 में पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर एक स्टेट है जहाँ पर ये फंस गए हैं यूक्रेन के अंदर, तो वहाँ से इनको निकाला जा रहा है। तो हमारी कंट्री का ऑपरेशन गंगा आप लोगों को याद रखना है, पूरी जद्दोजहद से हमारी कंट्री की एयरफोर्स भी इसके साथ में लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके खुद बता सकते हैं कि आखिर क्यों बाहर जाना पसंद करते हैं, प्रीफर क्यों करते हैं बाहर जाना। और बाहर भी एक कंट्री में नहीं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन, यहाँ पर हो गया किर्गिस्तान, इसी के साथ में यहाँ पर वो कजाकिस्तान, इसी के साथ में फिलीपीन, ये सारी मेडिकल की डिग्री लेने के लिए यहाँ पर जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कई सारी और सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आखिर ऐसा क्या है जो आप लोगों को और हमारे देश में नहीं देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर इस देश में ऐसा क्या आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले ऐसे, तो आप लोग इसका क्या आंसर दोगे? तो एक आंसर नहीं है, यहाँ पर मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते हुए अगर आप लोग चलोगे तो आप लोगों के सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट को एक एक सुनते चलिएगा अच्छे से, ताकि माइंड में आप लोगों के कोई कंफ्यूजन न रहे। और आखिर ये क्वेश्चन क्यों आ गया, पहले तो यही माइंड में आना चाहिए, क्योंकि यार अभी जिस तरीके कंडीशन यूक्रेन के अंदर बनी है और हमारे 20,000 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं उनको वहां से लाया जा रहा है, तो ये काफी बड़ा एक इशू सामने निकल कर आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आज की डेट में आप लोग सोचिएगा इस बात को थोड़ा सा, आप लोग आईएएस की तैयारी क्यों करते हैं, ठीक है। आप लोग आईएएस की तैयारी, बहुत सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बहुतों को तो ये पता ही नहीं होगा कि क्यों करनी है, बस हाँ ऐसो आराम की जिंदगी मिलेगी, अच्छे से लाइफ कट जाएगी, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि सुना है कि आईएएस को बड़ा बंगला मिलता है, बड़ी गाड़ी मिलती है, गार्ड वगैरह मिलते हैं, पूरी सिक्योरिटी रहती है, आईएएस जैसी मौज किसी की नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए तैयारी करने आ जाते हैं। पर लेकिन ये रियलिटी में ये आप लोगों के अंदर जुनून नहीं ला पाएगा कभी भी आप लोगों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जुनून लाने के लिए एक मकसद पीछे होना चाहिए। तो इसी तरीके से आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन कम्युनिटी के अंदर अगर बात करें कोई डॉक्टर है तो उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट निकल कर आती है, ठीक है। एक तो डॉक्टर जो है वो हर एक इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में जरूरत होती है उसकी, एक बार को आईएएस की जरूरत कभी पड़े ना पड़े, पर डॉक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो डॉक्टर जो है वो काफी एक ऑनरेबल, ये एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोफेशन माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इसके अंदर आज के डेट में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चांसेस रहते हैं, तो लोग जो है करोड़ों करोड़ों खर्च कर भी यहाँ पर इस प्रोफेशन में अपने आप को घुसाने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद लगाते हैं। और अगर कोई डॉक्टर है तो जरूर कोशिश करेगा कि उसका धंधा जो है आगे लेकर चला जाए, तो अपने बच्चों को किसी भी हद तक, चाहे उसके कुछ आता हो चाहे ना आता हो, उसको बेसिकली डॉक्टर बना के छोड़ना है, ठीक है। मतलब चाहे जो एमबीबीएस टाइप का बन जाए भले, जो कि हाँ एमबीबीएस टाइप का मतलब जो संजय दत्त टाइप का, एमबीबीएस मूवी नहीं थी तो उस टाइप का बन जाए, पर बनाना जरूर है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये इश्यूज निकल कर आते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में क्या रहता है, हमारी कंट्री में तो यार आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में वैसे ही लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी ढंग से नहीं मिल पाती है, तो हमारी कंट्री में एक अलग ही फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, और बाहर भी कहाँ पर जाएं, जहां पर मीडियम जो है स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मिले। तो ये सारे वो देश है जहां पर एजुकेशन को इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं एक कंफर्ट जोन में इंडिया के अंदर रह सकते हैं, उस कंफर्ट जोन को छोड़कर ये यहाँ पर बाहर जाते हैं, तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो रहते हैं। जैसे घर वाले जो हैं इतना पैसा पे नहीं कर सकते जितना इंडिया में लगता है। अब आप लोग बोलेंगे इंडिया में कितना लगता है, तो अभी बताऊंगा। बाहर जाते हैं तो आराम से इनको काफी ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाता है, पर लेकिन अपने ही देश के अंदर में यहाँ पर इनको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर जाना पड़ता है। कई सारे ठंडे इलाकों में भी इनको जाकर रहना पड़ता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर ये इधर जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन वगैरह में जा रहे हैं, तो ये काफी ठंडे इलाके हैं अपने देश के कंपेयर में, ठीक है। तो फिर भी वहां पर जाकर हमारे टेम्परेचर के लोग वहां पर रहते हैं, तो सारी चीजें एक फेस करने के बावजूद भी ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताता हूं कि यहां पर इंडिया जो है हमारी कंट्री में ज्यादा कॉलेज नहीं है, ये बातें बोली जा रही है। क्या ऐसा कुछ है क्या? समझ लेते हैं। अगर एमबीबीएस के बारे में बात करें आज के डेट में, तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा रहता है कि एमबीबीएस तो कम से कम डॉक्टर होना ही चाहिए। हमारी कंट्री में भी एक नया पैटर्न आया निकल के, जिसको आप लोगों ने नीट बोला, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो उसने अभी ये बताया कि अभी 16 लाख के करीब बच्चों ने जो है वो रजिस्टर किया था एग्जाम के लिए। 15 लाख के कच्चे बच्चे करीब जो हैं वो पेपर देने आए और 8.7 लाख के स्टूडेंट जो हैं वो उसमें से क्वालिफाई किए गए, ठीक है। तो एक तरीके से टेस्ट के अंदर में अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में जो भारतीय प्रवीण पवार है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, उनके द्वारा लोकसभा के अंदर ये बात बताई गई 2021 में कि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ये बोला गया कि हमारी देश में टोटल मिलाकर 596 मेडिकल स्कूल कॉलेजेस हैं और उसमें टोटल मिलाकर 88,120 के करीब यानी कि 88,120 जो सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट आप लोग कितने बोल रहे हैं यहाँ पर? वो है 8.7। तो सबको एक तरीके से मनचाही सीट जो है वो नहीं मिल पाती है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी जो यहाँ पर बेसिकली एस्पायरेशन है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उसके चलते क्या करना पड़ता है, इंसान को फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे खासे कॉलेज हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। पर लेकिन कई सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर वे में नहीं है, तो वो भी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। इसी के साथ में जो सही कसर पूरी कर देता है वो है कॉस्ट। अगर आप लोग किसी प्राइवेट एरिया में जाकर एमबीए करना चाहते हैं तो ये माना जाता है कि यहाँ पर 1 करोड़ तो आराम से लग ही जाएंगे 5 साल के कोर्स के। 1 करोड़ रुपए समझ रहे हो? एक नॉर्मल परिवार अगर बात करें, एक मिडिल क्लास फैमिली, उसकी एक तरीके से अगर अकाउंट में भी जाकर आप लोग चेक करोगे तो 3-4-5 लाख रुपए मिलेंगे पड़े हुए, ठीक है। और पूरी जिंदगी उन्हीं को मेंटेन रखा जाता है। किसी शादी वादी करनी पड़ जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए तो वो भी गायब हो जाते हैं। तो 1 करोड़ रुपए तो भाई साहब एक मिडिल क्लास परिवार से तो ना हो पाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती है, वहां पर कंपटीशन इतना रहता है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। वहां पर लाख में काम हो जाता है, कुछ लाख में, पर लेकिन ऐसा नहीं चलता है काम। अब इसी के लिए अगर आप लोग बात करें जहां 1 करोड़ लग रहे हैं, वहां पर अगर 30 से लेकर 40 लाख में काम हो जाए, और वो भी कैसे, वहां पर रहने का भी खर्चा हो जाए और आने और जाने का भी खर्चा हो जाए, तो इसमें ही निपट गया सारा। तो क्या यहाँ पर इतना ये फायदेमंद नहीं रहेगा? और ऊपर से एक टैग लग गया, भाई साहब बाहर से एमबीबीएस करके आया बंदा, ठीक है, तो डॉक्टर की वैसे भी ख्याति होगी। तो एक तरीके से बाहर का डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस बाहर से कर रखी है सारी चीजें, और एक तरीके से बल्ले बल्ले है कि इंडिया में और अच्छे से पैसा कमाओ। और अगर इंडिया में भी नहीं आ रहा है तो कहीं और जॉब मिल जाएगी आराम से, क्योंकि बाहर से किया हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सस्ता का सस्ता हो गया और इज्जत की इज्जत बढ़ गया। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं चीजें क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो अगर नीट लिखते हैं यहाँ पर, ट्वाइस लिखते हैं, ठीक है, तो ओनली अगर बात करें यहाँ पर जब उसमें उनका नहीं बन पाता है तब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन उनका ये रहता है कि अपने ही कंट्री में अगर हो जाए और कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज वगैरह मिल जाए और वहां पर आराम से वो कुछ लाख रुपए देकर उनका काम चल जाए, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। पर लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है, क्योंकि इतना ह्यूज कॉम्पिटिशन है, इतनी कम सीट है, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो लोग जो है वो ऐसी जगह पर जहां पर उनका खाना उनके लायक नहीं है, रहना उनके लायक नहीं है, वहां पर भी जाकर रहते हैं जहां कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं डॉक्टर बनना, और हमारी कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने देश में आईएएस नहीं बन पाते हैं, कल को चलकर यूक्रेन में या फिर यूएसए में या फिर यूके में जाकर आईएएस बन जाओ, क्योंकि वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो अगर कोई इस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको तो यहीं पर ही करना पड़ेगा आखिरी दम तक। पर लेकिन जिनके पास में अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाता है आराम से, क्या जा रहा है निकलने में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते बोला ये जा रहा है कि देखिए आज की डेट में अगर कोई डॉक्टर बनना है, चाहे गवर्नमेंट से आए चाहे प्राइवेट से आ जाए, कहीं पर भी कुछ ना कुछ एक सिस्टम भी खोलकर बैठ जाए, तो एक नॉर्मल इंसान से, एक जो इधर उधर नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे ज्यादा ही पैसे कमा लेगा। क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, और ऊपर से सोशल स्टेटस तो उसका रहेगा ही। तो ये जरूरी हो जाता है कि यार पैसा कमाने का आसान तरीका है तो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बच्चे भी आज के में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज में रहता है, तो लगता है कि चलो यार थोड़ा सा एफर्ट डाल लेते हैं तो बाहर ही निकल जाते हैं। तो इसके चलते ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछे कोई, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेडिकल प्राइवेट अगर कॉलेजेस हमारे के देश में खोले जाते हैं तो क्या ये सोल्यूशन निकाल पाएंगे जो प्रॉब्लम बोली गई है? क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों बन गया, अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मोदी जी, उनके द्वारा ये बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर खुलने चाहिए। तो इसके ऊपर कई सारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने टिप्पणी कर दी तुरंत, कह रहे हैं कि प्राइवेट खोलकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट में फीस ही इतनी है यहाँ पर आज के में जो है बच्चों के हाथ पैर नहीं लग पाते हैं। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा
ताकि यहाँ पर चीज़ें जो है सुधारी जा सकें। वरना कौन प्राइवेट में, अगर प्राइवेट वाले आप लोगों ने खुलवा भी दिए, चलो हिम्मत करके आप लोग सोचो तो सही एक मिनट के लिए कि वो प्राइवेट वाले जो होंगे वो यहाँ पर बेसिकली जो अमीर घर के जो बच्चे होंगे जो अच्छा खासा पैसा पे कर पाएंगे उन्हीं के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। पैसा धंधा उनका भी बना रहेगा और इनका बना रहेगा, तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात होगी। तो फिर वही बात होगी कि हाँ मुन्ना भाई टाइप के डॉक्टर निकल कर आएंगे, तो क्या उस तरीके के डॉक्टर चाहिए आप लोगों को? तो ये आप लोग समझ लीजिए, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों को सुधारना पड़ेगा और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। जैसे 2003 में यहां पर प्रधान, अगर बात करें हमारी कंट्री में सेंट्रल प्रधानमंत्री, यह है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। तो ये वर्क कर रही है आज के डेट में कि कैसे फैसिलिटेट करना है क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो इसके चलते गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा और खासकर कंट्री के अंदर में जहां जहां पर भी एक तरीके से फील्ड प्रोवाइड कराया जा सकता है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोकल एरिया में ही अगर कोई बच्चा रहता है, उसको लोकल एरिया में ही अगर चीजें मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सजेशन भी नीति आयोग के द्वारा यहां पर दिया गया था कि आज की डेट में आप लोगों को हर एक स्टेट के अंदर में बेसिकली मेडिकल कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अगर अब बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मिल जाएंगे, तो क्यों ना उन्हीं में कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जाए, उन्हीं के ढांचे को यूज कर आप लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा एक एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करें, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करें तो कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो तभी चलकर यहाँ पर एक लोअर मिडिल जो क्लास का एक बच्चा है वो यहाँ पर उसको फायदा हो पाएगा, मेडिकल सीट जो है जो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिले। और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो गया, आप लोगों को मैंने बताया था संविधान के अंदर अगर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है, यहाँ पर पहले यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोग देखिएगा स्टेट लिस्ट के अंदर अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हुआ करता था। अभी एजुकेशन को यहाँ से निकालकर हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया है। और कब डाला यहाँ पर ये डाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। तो अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सोचिएगा। और हमारी कंट्री में अभी आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आएगी 2020 की, तो उसके चलते हम लोग और अच्छे से एजुकेशन को इंप्रूव यहाँ पर कर सकते हैं। इससे पहले 2 बार और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई है, वो कब कब लेकर आई गई है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया जाता है ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि कईयों बार बता चुका हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर अभी कंफ्यूजन है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये जो आर्टिकल है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी पूछ ले जाए तो यहाँ पर आप लोग उसका अच्छे से तर्क के साथ में अब आंसर दे पाओगे, ओके। अगर लगा है कि पसंद आया तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि डिसलाइक आप लोगों को तो नहीं दिखेगा पर मुझ तक पहुंच जाता है वो डिसलाइक, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब ने पब्लिकली हटाया उसको, वैसे जो हम लोगों को दिख जाएगा जो वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। और बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, ओके। एक काफी बड़ी दुर्घटना कल देखने को मिली। यहाँ पर एक ट्रेन थी जो कि सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर थी। ये यहाँ पर अभी मेरठ के आसपास वाले एरिया में एक स्टेशन था जिसका नाम था यहाँ पर धोरेला, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके अंदर डब्बे के अंदर आग लग गई, तो सिचुएशन देखने को मिली। आखिर मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ यार, इसलिए बता रहा हूँ कई बार हम लोग क्या करते हैं ट्रेन में जाते हैं आराम से, है ना, अपना मस्त तरीके से सोते हैं, तो थोड़ा सा जगह रहना चाहिए कम से कम एक मेंबर को। कल को चलकर पता नहीं क्या कंडीशन बन जाए, हफरा थपरी हो जाए, कोई उल्टी सीधी हरकतें हो जाए, तो ये सिचुएशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है, एक्सीडेंट हो जाए। तो हल्का सा एक नहीं जागरूक रहना चाहिए। पता चला डब्बे की चपेटे में आगे जान चली गई, तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि बस हाँ वही कि बस एक तरीके से कि चादर तान के सो रहे हैं और जो चल रहा है चलने दो, अपना ईयरफोन वैसे लगा ले, कुछ और चल रहा है कान में, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर जाओ तो थोड़ा सा सतर्क रहा करो। रोड पर चलते हुए कोशिश किया करो कि ज़्यादातर फ़ोन वगैरह मत यूज़ करो, गाड़ी बाइक चलाते हुए मत यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं यार जिनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है, आपकी भी लाइफ और सामने वाले की भी लाइफ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग इसको ज़िंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करोगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर और कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो अभी यहाँ पर कॉलेज और कई सारे कॉलेज स्कूल वगैरह जो है बंद किए जा रहे हैं। रीज़न क्या है इसकी वजह से? यहाँ पर ये लग रहा है कि हिजाब पहना जाएगा तो फिर उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी भी वो अपनी बातें बता रही है, तो इसके चलते अभी केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर में। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल के आता है। पर आप लोगों को याद ये नहीं रखना है कौन कहाँ पर हिजाब के बारे में क्या बातें कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि पार्ट 3 के अंदर संविधान में जब आप लोग जाते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जाती है। तो एक तो ये याद रखना है, और दूसरा पार्ट 3 के अंदर ही आप लोगों को
कल्चर के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये राइट टू जो है कल्चर है माइनॉरिटीज के लिए, उसके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये सदमे मत आ जाना क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ से, क्योंकि 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हिजाब के बारे में अगर कोई भी डाउट है आप लोग तो हिजाब बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, वहां पर डिटेल में पूरा टॉपिक कवर कर रखा है मैंने, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा और चक्षु आप लोग ही खुल जाएंगे, ठीक है। तो काफी पहले अपलोड किया था, लगभग मुझे लग रहा है 20-25 दिन से ज्यादा हो गए होंगे। पूरा टॉपिक है, 10-15 मिनट की वीडियो है, टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, अच्छे से आप लोग ये चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली FATF के बारे में बात की जा रही है। और जब भी FATF के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सामने निकल कर आता है, क्योंकि लंबे समय से बेचारा जो है FATF में पड़ा हुआ है और उसकी वजह से झेल भी रहा है काफी लंबे समय से। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो FATF होता क्या है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करे तो उसके खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, तो जिसमें यहाँ पर आज के दिन में कई सारी कंट्री काम करती हुई नजर आती हैं। और इसी के बारे में बात कराऊंगा कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, तो ये इसलिए यहाँ पर न्यूज में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आज के दिन में मेंबर कितने आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो मेंबर आज के दिन में इसके अंदर 39 है। बनाया किसके द्वारा गया था यहाँ पर, ये G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम रखा गया क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है उसको सिस्टम में लाने की जब कोशिश करते हैं उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मतलब की है कि आज के दिन में आप लोगों ने इधर उधर करप्शन किया और वहां से पैसा कमा लिया और फिर आप लोग चाहते हैं कि इस पैसे पर अपना आराम से बैंक अकाउंट में रखा जाए, तो वो रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और इसी पैसे को गलत तरीके से मिसयूज भी कहते हैं कई बार टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि जैसे अमेरिका के अंदर में एक बिल्डिंग में से जहाज निकाल दिया, 3-3.5 हजार के करीब लोगों की जान चली गई। अब वो एक नॉर्मल कोई टेररिस्ट होगा उसके तो बस की बात नहीं है, किसी ने जहाज के लिए पैसे दिए होंगे पहले, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये कंडीशन रहती है कि कैसे इसको टैकल करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक तो ये हो गई ग्रे लिस्ट, इसी के साथ में यहाँ पर ब्लैक लिस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलती है जो इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ब्लैक लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया तो फिर ये समझो उसकी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। आप लोग बोलोगे आखिर ऐसा क्या हो जाता है ब्लैक लिस्ट में डालने से, क्या मतलब बन जाता है इसका। देखिए यार, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री है उसको अगर ब्लैक लिस्ट में आप लोग डाल देते हो तो उस कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। आज के डेट में आप लोग खुद देख सकते हैं ना, आज के डेट में अफगानिस्तान की कंडीशन क्या हो रखी है, वहां टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि वो ब्लैक लिस्ट में नहीं है, पर लेकिन ईरान आप लोग देखते हैं ब्लैक लिस्ट में, तो किस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट जो है यहाँ पर वो एक काफी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ब्लैक लिस्ट से बचा ही जाए। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है बार बार चिल्ला रहा है, बहुत सारी चीजें उसने इंप्लीमेंट भी कर दी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान जो है टोटल उसको 34 टास्क यानी 34 टास्क दिए गए, जिसमें से 32 यानी कि 32 टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पर ताकि इसमें से बाहर निकला जा सके। तो ये कुछ बातें हैं। अब आप लोग कम से कम ये बताएगा कि आज के टाइम ब्लैक लिस्ट में कौन है, तो मैंने बता ही दिया। हालांकि आज के टाइम ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री देखने को मिलेगी, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा यहाँ पर ईरान, ठीक है। और अगर पाकिस्तान यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती। पर लेकिन अगर करंटली अगर आप लोगों से पूछे कि ग्रे लिस्ट में कौन है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा, एक अभी नई कंट्री ऐड की गई जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो उसको ग्रे लिस्ट में उसको क्यों डाल दिया, क्योंकि वो बेसिकली रसिया के चक्कर में यहाँ पर बेचारा फंस गया है, रसिया गुंडों में फंस गई फालतू में। तो यहाँ पर ये बेसिकली गुंडों में फंस गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू भी निकल कर आया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। मैंने कई सारी बातें बता दी। आज के दिन में इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मार्कस प्लियर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। ये 1989 में बेसिकली बनाई गई थी और इसी के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर काम करती है। म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कैसे यहाँ पर किसी को रखना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें जो आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ऑपरेशन था जिसका नाम था यहाँ पर एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, यहाँ पर याद रखिएगा। कहाँ पर होने वाली थी, ये होने वाली थी राजस्थान के अंदर में। पर लेकिन अभी यूक्रेन के इशू के चलते यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, इसको बेसिकली अभी कंटिन्यूस नहीं किया जा रहा है। आप लोग बोलेंगे यूक्रेन से हमारा क्या मतलब है, इसको क्यों बंद कर दिया। यार ऑपरेशन शक्ति के बारे में आप लोग को बताया था ना, कौन कर रहा है उसको लगकर, एयरफोर्स हमारी लगी हुई है, तो वहां से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप
आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक और अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों से बताया था कि 12वां संस्करण जो था डिफेंस एक्सपो का गुजरात में होने वाला था, अभी उसको भी साइड में किया गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ये यहाँ पर एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है 2022 में ये अभी यहाँ पर होने वाली थी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, और इंडियन एयरफोर्स को कैपेबिलिटी दिखाने का अच्छा खासा अभी यहाँ पर चांस मिल ही रहा है ऑपरेशन शक्ति के तहत, तो फिर यहाँ पर कैपेबिलिटी दिखाने की क्या जरूरत है, मजाक कर रहा हूँ बेसिकली यार, वहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा है, तो ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जरूरी है जहाँ पर, तो वहीं पर ही चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्सरसाइज, यहाँ पर जो एक्सरसाइज मिलान है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर पुतिन जो है वो एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के सैंक्शन के ऊपर क्या यहाँ पर उससे कोई फर्क पड़ सकता है, वो सारी बातें तो आप लोग चलती रहती हैं, तो उसमें आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। यूएसए और चाइना मिलकर बात करें कैसे सोल्यूशन निकालना है, उसको भी इग्नोर कर सकते हो। एक और आर्टिकल है कि चाइना जो है वो उसने बढ़ा दिया है 7.1% खर्चा करेगा वो जीडीपी का, तो ये काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ताइवान का इशू है उसके ऊपर भी कुछ हरकतें हो सकती हैं, और ऊपर से और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यहाँ पर ताइवान का मुद्दा बार बार जिक्र किया जा रहा है हर बार, क्योंकि अभी लग रहा है कि चाइना जिस तरीके से झिकझियाया हुआ है चाहे ताइवान को लेकर, तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो बेसिक इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। बात की जा रही है एक मेडल के बारे में जिसको बोलते हैं यहाँ पर बोल्ट्जमैन मेडल। ठीक है, तो ये एक फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है, तो हमारी कंट्री के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम याद रखिएगा दीपक धार। ठीक है, तो दीपक धार को यहाँ पर दिया गया डीडी करके भी आप लोग याद रखते हैं, तो इनको ये यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है, और किसके साथ में दिया जा रहा है, अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर जॉन जे हॉफील्ड, उनके साथ में मिलकर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये टोक्यो के अंदर इनको मिलेगा, बेसिकली 7 से लेकर 11 अगस्त तक जो यहाँ पर इवेंट चलेगा, उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये अवार्ड इनको मिलता हुआ नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया के काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा इस फील्ड में काम किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये अवार्ड मिल रहा है। तो कई बार नहीं अवार्ड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो उसके चलते मुझे लगा कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आ रही है कि ग्लोबल लेवल पर जो फूड के प्राइस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। रीजन क्या है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बेसिकली अभी रसिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 16 से 17%, यहाँ पर अगर बात करें यूक्रेन और रसिया जो है दोनों मिलाकर 25% के करीब यहाँ पर दुनिया को सप्लाई कर देते गेहूं। अब सोचो वहां से गेहूं आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा। सेम कंडीशन तेल की है, काफी लार्ज स्केल पर क्रूड ऑयल आप लोगों को देखने को मिलता था, इन कंट्री से निकल कर आती थी। तो ये सारी चीजें अगर यहां से नहीं आएगी तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, और ये सारा इन्फ्लेशन जो हो रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है खाने की, ये आने वाले टाइम में अभी और भी आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये सारी बातें बता रहा है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कंप्लीट करा देता हूं, क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका जो मोटो है ये बताए कि लेट देयर बी ए ब्रेड, यानी कम से कम खाना लोगों को मिलता रहना चाहिए। ये FAO ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल कौन है वो आप लोग बताइए। 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबिक कनाडा के अंदर बनाया गया था यहाँ पर। और इसी के साथ में एक रिपोर्ट है जो याद रखते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, कि इसके बारे में बताइए, तो डायरेक्टर जनरल आप लोग बताइए, और ये बातें मैंने आप लोग को बता दी है। तो कंफ्यूजन अगर होगा माइंड में तो उसको क्लियर करते हुए आप लोग को रहना है। ठीक है, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन लेकर माइंड में नहीं बैठना है, जहां जहां पर भी कंफ्यूजन लगे उसको आप लोग क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक्चुअली ये जो टॉपिक था मैंने काफी वेट किया इसका कि हिंदू के अंदर आएगा, तो हिंदू के अंदर अभी यहाँ पर ये कवर नहीं किया जा रहा। हो सकता है 1-2 दिन में इसका एडिटोरियल आ जाए। एडिटोरियल आएगा तो आएगा, पर संडे का अच्छा टाइम है, जिसके चलते मुझे लगा कि आप लोगों को इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। हालांकि नैनो में कवर किया था, पर लेकिन नैनो की जो वीडियो है वो बहुत ही मतलब कि इतने जैसे ये वीडियो जो है लगभग 40 से 50 हज़ार देखते हैं, नैनो के लगभग 20 हज़ार देखते हैं, तो उनका रिविजन भी हो जाएगा जिन्होंने देख रखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आप लोगों को जिसने नहीं देखा है उसके लिए कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, और एक के साथ में 2 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोगों को एक बार और कवर करा देता हूं, रिवीजन भी हो जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिवीजन अच्छा लगे तो कर लेना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी डायमेंशन बताऊंगा, पूरी दुनियादारी में क्या चल रहा है पूरा अच्छे से समझेंगे, और सुनने के बाद में आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, यानी कि पूरा मजा आप लोग आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात क्या की जा रही है अभी यहाँ पर, ये की जा रही है बात कि पर्टिकुलर एक एरिया है जो कि मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है। उस पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली तुर्की से पूछा गया है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा संडे में भी बात ही बोली गई थी
कि यहां पर अभी रिसेंटली क्या करेंगे, उस एरिया को बंद कर देंगे ताकि रसिया के जो शिप है, जहाज हैं, वो वहां पर न जा सके लड़ाई करने के लिए। आप लोग बोलेंगे तुर्की कहां से आगे बीच में, अभी यहां पर पूरा समझाऊंगा। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। और यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। और इसी के साथ में क्या तुर्की ये एक तरीके से ब्लॉक कर सकता है रसिया के वॉरशिप को कि वो वहां पर जाने ना दे? क्या तुर्की के पास में इतनी पावर है कि वो रसिया के क्या दुनिया में किसी के भी शिप को वहां पर जाने से रोक सकता है? तो सारी बातें हम लोग समझेंगे। पहले आप लोगों को मैं पर्टिकुलर एरिया में लेकर चलता हूं जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे मैप के ऊपर, ठीक है। अभी अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां से पहले अपनी कंट्री को देखें, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्लैक सी के बारे में, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहां पर ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर इंडिया जो है वो एक जहाज लेकर यहां से जाता है, इस तरीके से ऐसे होता हुआ यहां पर, तो यहां सुएज कैनाल से होता हुआ यहां से जाएगा और यहां से होता हुआ ऐसे ब्लैक सी में चला जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर एंट्री करनी है तो हर एक देश को तुर्की को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे तुर्की की दादागिरी है क्या? जी हाँ, आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में तुर्की की दादागिरी है। थोड़ा सा जूम कर जब मैं इस एरिया को दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। ध्यान से सुनते चलिएगा, जो बातें बता रहा हूं डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का मैप बेस्ड बनी जाएगा। यहाँ से ऊपर जो हो गया ये ब्लैक सी हो गया, जिसके ऊपर एक बवाल चल रहा है। अभी हम लोगों ने समझा भी था कि किस तरीके से रसिया के द्वारा बेसिकली जो यूक्रेन का एरिया था, जो क्रीमिया वाला, वो हड़प लिया था ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए। पर लेकिन सोचो अगर ब्लैक सी में जाना है और रसिया यहाँ पर रास्ता ही ना दे जाने का, अगर किसी को यहां से होते हुए ब्लैक सी में जाना है, ये हो गया इधर हो गया एजिंगियन सी, ठीक है। तो यहां से होता हुआ ये जाएगा आगे आएगा, इसके लिए सामने आएगा यहाँ पर मारमारा सी, और फिर जाकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक सी। तो यानी कि अगर यहाँ पर एजिंगियन सी के थोड़ा सा नीचे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर आप लोगों को दो वर्ड लिखे हुए दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक तो यहाँ पर डार्डेनिल्स और दूसरा यहाँ पर बोस्फोरस, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर एरिया है, दो पर्टिकुलर स्टेट है। दो पर्टिकुलर स्टेट क्या बोलते हैं? स्टेट बेसिकली उस एरिया को बोला जाता है। डेफिनेशन है, याद रखिएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछ ले आती है। जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करे उसे स्टेट बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर बात करूं तो मारमरा सी को ये एजिनियन सी के साथ में अगर कनेक्ट करना है तो यहां पर डार्डेनल्स जो स्टेट है यहां पर ये कनेक्ट करेगा। और इसी के साथ में अगर यहां पर हम लोगों को बेसिकली कनेक्ट करना है ब्लैक सी को मारमरा सी के साथ में, तो यहां पर बॉस्फोरस स्टेट जो है वो कनेक्ट करेगा। तो याद आ गया, यानी कि यहां पर जो ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक सी हो गया बड़ा एक समुद्र वाला एरिया बेसिकली, और यहां पर ये हो गया सी ऑफ मारमरा। तो बड़े दो पानी के एरिया को एक लाइन कनेक्ट करती है बेसिकली, ये इसको बोलते हैं एक तरीके से स्टेट, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। और जो पांच मैंने अभी यहां पर चीजें बताई हैं, ब्लैक सी ऑफ मारमरा, रेजिनियन सी और डार्डेनल्स, और यहां पर ये हो गया बॉस्फोरस। तो ये पांच शब्द जो हैं इनके ऊपर अभी पूरा आर्टिकल घूमने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा आखिर मुद्दा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। अभी यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां से अगर कोई जहाज निकल कर आता है और वो जहाज यहां से होते हुए अगर यहां पर पहुंचता है, तो सबसे पहले यहां पर तुर्की को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई साहब हम लोग यहां पर वो जहाज लेकर आ रहे हैं। तो तुर्की को आप लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा लगभग 15 दिन पहले, और तुर्की फिर इसके बारे में बेसिकली तुर्की को इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप लोग यहां पर चीजें लेकर जानी है। यानी कि तुर्की का कंट्रोल है इस पर्टिकुलर एरिया में। ये कंट्रोल कहां से निकल कर आया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पर क्या किसी कंट्री को ऐसे कंट्रोल दिया जा सकता है, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों से यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो काफी डिटेल में यहां पर ये कवर भी किया गया था। आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यहां पर तुर्की को मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है। और आर्टिकल 19 क्या है, ये भी यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरे मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का जो इतना हा हुल्ला हो रहा है, तो उसको जरा सी देर में उल्टा जा सकता है आर्टिकल 19 से। आखिर ये आर्टिकल 19 क्या करेगा, किस तरीके से चीजों को उलट देगा, और क्या तुर्की को रोकने में यहां पर विफल हो जाएगा। यहां पर अगर तुर्की क्या रसिया को रोकने में विफल हो जाएगा तुर्की, तो ये आर्टिकल 19 जो है उसके हिसाब से सॉरी यार, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर लेकिन जितनी कहानी मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाई अभी यहां पर, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो ट्विस्ट क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिए जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। मॉन्ट्रेक्स ये कन्वेंशन मैंने शब्द यूज किया है, ये अलाउ करता है नेवल शिप को कि वो पास कर सके थ्रू स्टेट इफ कंडीशन आर मेट, यानी कि अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रेक्स जो कन्वेंशन है यहाँ पर, जो मिलिट्री शिप है किसी भी कंट्री का अगर यहां पर जाता है, ठीक है, इसके अंदर जाता है ब्लैक सी के क्या हो गया खांसी आ रही है, तो 15 दिन पहले उसको तुर्की को नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस में कि भाई साहब 15 दिन बाद जो है ना, उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा
कि कोई भी आप लोग अगर पार्टी करना चाहते हैं कहीं पर और आप लोगों को कोई पर्टिकुलर एरिया बुक करना है, कोई होटल वगैरह या फिर कोई रिजोर्ट वगैरह, तो पहले बुक कर देते हैं कि भाई साहब उस दिन आएंगे और इतने घंटे तक पार्टी होनी है हमारी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 15 दिन पहले बोल दिया कि भाई साहब 15 दिन पहले बोल दिया हमने कि हाँ उस दिन हम लोग आएंगे और लगभग 21 दिन तक यहाँ पर आकर हम लोग एंजॉय कर जाएंगे। तो यहां से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म करना जरूरी है यहाँ पर तुर्की को, तभी यहाँ पर उससे परमिशन लेंगे और तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ये कौन बोलता है? ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन बोलता है सारी बातें। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहां पर है? पहले तो ये मॉन्ट्रेक्स शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकेशन एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो अपने देश से जब आप लोग चलेंगे तो स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वेंशन है, एग्जैक्ट यहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन मतलब एक तरीके से आप लोग मीटिंग बोल सकते हैं, बैठक बोल सकते हैं, जहां पर मिलकर इनके द्वारा कुछ बातचीत की गई। तो ये जो कन्वेंशन हुआ यहाँ पर, इसमें कई सारी कंट्री थी उस टाइम पर। ऑस्ट्रेलिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमानिया, यूगोस्लावाकिया, यूके, सोवियत यूनियन। तो इसका मतलब पुराना है, जी हाँ बिल्कुल पुराना है, 1936 का है। तब तक यहाँ पर सोवियत यूनियन पूरा एक ग्रुप हुआ करता था कंट्रीज का, जिसमें से अब 15 कंट्री अलग निकल चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया? एक मिनट। जिसमें से टोटल 15 कंट्री फिलहाल जो है वो अलग निकल चुके हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है यहाँ पर कि कब का ये साइन किया गया था। तो नवंबर में 1936 में साइन किया गया था। और इसके बेस पर जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये तुर्की के कंट्रोल में दे दिए गए कि ब्लैक सी के अंदर अगर यहाँ पर कोई भी आकर एंट्री कर रहा है तो तुर्की को इन्फॉर्म करेगा और तब जाकर यहाँ पर ये जो है ये एंट्री कर पाएगा। तो तुर्की के हाथ में जो ये पावर दी, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि आप लोग को एशिया में भी देखने को मिलेगी और आप लोग को यूरोप में भी देखने को मिलेगी। तुर्की का ये वाला एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, छुटक सा जो एरिया है ये आप लोग को इसका यूरोप में देखने को मिलेगा और तुर्की का बाकी पूरा पोर्शन जो है वो आप लोग को एशिया में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये एक यूरेशियन कंट्री होगी, यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर इसका एरिया, जैसे रसिया का है। रसिया भी एक यूरेशियन कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया के अंदर में आती है, ऐसे यहाँ पर तुर्की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया हो गया, बेसिकली आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर ये इसके कंट्रोल में दे दिया गया कि कल को चलकर अगर कोई भी ऐसा जहाज, कोई ऐसा शिप यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर यहाँ पर वो एंट्री करता है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर इसकी इंपोर्टेंस कोई आप लोगों से पूछ ले तो वो क्या है, आज की डेट में 3 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो यहाँ से निकलता है, ग्लोबली डेली सप्लाई होता है, ठीक है, ऑयल वगैरह जो अगर बात करें आप लोग। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये यहाँ पर अपना रास्ता एवरीडे इसको यूज करते हैं। और इसी के साथ में आयरन, स्टील, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वो भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए यूरोप और वर्ल्ड के दूसरे एरिया में जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि कितना ज्यादा गेहूं जो है रसिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, तो गेहूं जो है उसका एक्सपोर्ट करेगा तो यहीं से ही होता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहां पर अगर कल को कोई वॉरशिप आता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरी जो ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई यहाँ पर, ये किसके बारे में है? ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में है। अब आप लोगों को शायद ही कोई ये बात बताएगा जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को कंफ्यूज मत कर देना कहीं के साथ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के साथ में। जी हाँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आप जो बात मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहा हूं ये है बेसिकली यहाँ पर ट्रिक। आप लोगों को कंफ्यूजन में डालकर जरा सी देर में आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन गलत किया जा सकता है और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से कंफ्यूजन में डाला जा सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बात की मैंने आप लोगों से, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करूं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आप लोगों ने रामसर साइट के बारे में सुना है। रामसर साइट बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है ईरान के अंदर में और इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ जिसको आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो ये हो गया रामसर। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था तो इसमें यहाँ पर ये बातें की गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी झील वगैरह, लेक वगैरह है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसके चलते जो भी यहाँ पर आज के डेट में ऐसे एरिया जिनको एक बार रामसर साइट के कन्वेंशन के दर्जे में डाल दिया गया है, फिर अगर यहाँ से उसको बाहर निकालना है तो नॉर्मली आप लोग देखें यहाँ पर कैस्पियन सी भी है, ठीक है। तो ये याद रखना, कैस्पियन सी के साथ में ये टच करता है। तो यहाँ पर अगर किसी लिस्ट में एक बार किसी को रामसर कन्वेंशन के अंदर डाल दिया कि भाई साहब ये हमारी कंट्री में साइट है, टोटल मिलाकर पता है कितनी साइट है आज के डेट में रामसर कन्वेंशन में? पता होना चाहिए आप लोगों को, 49 साइट हो गई हमारे देश की और 49 साइट जो है वो रामसर कन्वेंशन में। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की उनको रामसर कन्वेंशन में लाने में, बड़ा मेंटेन किया उनको, सारी चीजों को अच्छे से लेकर चला।
पर लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ कि कुछ हरकतें हो गई किस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, कोई पोल्यूशन हो गया या ह्यूमन इंटरफेस हुआ यहाँ पर, यानी कि उसके अंदर पता चला दुनिया भर की गंदगी भर गई, हम लोगों ने उसको पोल्यूट कर दिया। तो क्या करेंगे, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल देंगे। जैसे हमारे देश के अंदर में आज के डेट में दो ऐसी चीजें हैं, एक है कैलेडियो नेशनल पार्क और दूसरा है लोकतक लेक, मणिपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर। इनको इसके अंदर डाल रखा है। पहले चिल्का लेक भी थी यहाँ पर जिसको इसके अंदर डाला गया था, पर लेकिन बाद में चीजें सुधर गई तो इसको यहां से हटा दिया। तो मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है यहाँ पर, ये अंडर रामसर कन्वेंशन के अंदर ही आता है, जो कि रजिस्टर करता है ऐसे वेटलैंड जो कि यहाँ पर किसी न किसी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से उनको डाला गया था बेसिकली रामसर साइट के अंदर में, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो कैरेक्टर जो है वो धूलमित हो गया है, इनके ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है और उल्टी सीधी हरकतें हो गई हैं। तो ये फोर्स करता है कंट्री को कि जिस कंट्री में भी आज के डेट में रामसर साइट वगैरह है वो उसको मेंटेन रखे, साफ सुथरा रखे। तो ये काम करता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो यही बातें यहां पर बताई गई है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये इसके पर्टिकुलर पर्पज से। अगस्त 2021 के अंदर में टोटल 46 साइट है ऑल ओवर वर्ल्ड की आज के डेट में, अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है। और ये जो बेसिकली पिक्चर में आया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 4 हुआ था यहाँ पर 1990 में। तो मॉन्ट्रेक्स ये स्विट्जरलैंड के अंदर से यहाँ पर बेसिकली इसको निकाला गया था। तो जिसके चलते यहाँ पर ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ पर एक तरीके से आगे चलकर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 1996 में। तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं। मॉन्ट्रेक्स के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि हमारी कंट्री की दो आप लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे और एक और था यहाँ पर जो कि बाहर निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है हम लोगों ने सुधार ली है। तो ये पूरा एक टॉपिक है आप लोगों का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का। तो मैंने मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के साथ में आप लोगों का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी तैयार करवा दिया है। अब दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और खासकर हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सी दो ऐसी साइट है हमारी कंट्री में जो रामसर कन्वेंशन के अंदर नई नई ताजी ऐड की गई है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी यहां पर आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी कुछ बातें यहाँ पर कि हाँ, यहां से ऐसे ऐसे जहाज आप लोग ले जा सकते हैं और जाकर यहां पर अपनी दुनियादारी जो है, जो भी आप लोग को लगता है वो यहां पर अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर कुछ आप लोगों के ऊपर बैन भी लग जाता है। वो बैन किससे लगता है? वो है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 19 यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रसिया को इससे फायदा हो सकता है। वो क्या है? वो यहाँ पर ये कि कल को चलकर अगर रसिया जो है वो अपना खुद का शिप जो है वो यहाँ से लेकर आता है और यहाँ पर लेकर आता है और उसको ले जाकर अपने एरिया में रखता है, क्योंकि वो जो शिप है वो रसिया के एरिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। यानी कि यहाँ पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। परमिशन उन एरिया वाले लोगों को लेनी है जिनका शिप जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर जो भी कंट्री आती है ब्लैक सी के साथ में टच करती हैं, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ सके यहाँ पर और चीजों को लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बात करें जैसे रसिया के बारे में, तो रसिया जो है, रसिया के बहुत सारे शिप ऐसे हैं जो रसिया के अंदर बने होंगे। अब मान लीजिए वो पता चला घर से बाहर गए हैं और फिर बाद में घूम कर आ रहे हैं, तो उनको नहीं रोकेगा यहाँ पर। ये वो वॉरशिप रसिया के हैं तो रसिया के अंदर ही आएंगे। कैसे क्या होता है आप लोग बोलेंगे आखिर रसिया के शिप कहाँ घूम रहे हैं। देखिए आज की डेट में ना ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को शिप जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे। कोई जैसे कि मान लीजिए किसी को तेल लेके जाना है, किसी को गेहूं लेके जाना है, तो कल को चलकर उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, तो वो चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसके चलते कल को अब लड़ाई हो चुकी है, अब वो यहाँ पर व्यापार करते हुए तो घूमेंगे नहीं, तो रसिया सबको वापस बुला रहा है। तो वो शिप जो रसिया के पर्टिकुलर एरिया में ही यहाँ पर बेसिकली बनाए गए हैं उनको लाया जा सकता है, उनको नहीं रोकेगा। पर लेकिन वो शिप जो यहाँ पर नहीं बनाए गए, जो यहाँ इनका घर नहीं है, उनको वहां पर एंट्री नहीं की जाएगी। एक तो ये बातें बोलने को दिखेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर पनडुब्बी कोई लेकर आना चाहता है तो पनडुब्बी को भी यहाँ पर लेकर आ जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो नहीं लगेगा। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। आखिर रसिया के दिमाग, यहाँ पर ये तुर्की के दिमाग में आया क्योंकि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन लगा देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो वॉर के टाइम पर ही लगेगा, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगी तो तब ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन लगेगा। वैसे ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है वो नहीं लगने वाला था, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग में रसिया के द्वारा यहाँ पर इसको एक मिलिट्री एक्शन बोला गया था, ना कि वॉर बोला गया था। पर लेकिन जैसा अभी माहौल क्रिएट हो गया है, अब ये मिलिट्री एक्शन जैसा लग नहीं रहा है, अब यहाँ पर ये पूरा एक वॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए तुर्की यहाँ पर इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर रही है। और आप लोग बोलोगे क्या तुर्की अपने मजे में इसको इंप्लीमेंट कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से सबके पापा यहाँ पर यूएस हैं जो ऊपर से हरकतें करवाते रहते हैं, वरना तुर्की को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रसिया के खिलाफ में उल्टी सीधी बातें कर। वो कैसे? अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था बड़े ही ध्यान से, वो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा था गेहूं के बारे में। याद आ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट गेहूं करने वाला देश कौन सा है? आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा गेहूं कौन इंपोर्ट करते हैं? ई से उसका नाम बनता है, ठीक है। तुर्की के बारे में जब मैंने बात किया था आप लोगों से, मैंने बताया था कि 74% जो गेहूं है तुर्की के अंदर में वो रसिया और यूक्रेन से आते हैं।
तो सोचो 74% यानी 74% जो इसके अंदर गेहूं आते हैं वो बाहर से आते हैं, और वो उनमें से रसिया और यूक्रेन है। दोनों के अंदर लड़ाई चल रही है, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लोग चल के कल को तुर्की को सामान बेच सकते हैं। पर तुर्की के और हमारे रिलेशन भी ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। जब भी यहां पर बात आती है कश्मीर के मुद्दे पर, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे लिए एक ज्यादा अच्छी कंट्री नहीं है अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी मुद्दा ये कि अगर इसने रसिया के साथ में कुछ गड़बड़े की, तो यहाँ पर इनके एरिया में काफी सारा बवाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उसी के चलते एक ये भी मुद्दा आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, अब आप लोगों के समझ में आ गया कि मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इसी के साथ में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, और आर्टिकल जो यहाँ पर ये 19 है, ये क्या करता है, ये थोड़ी छूट देता है यहाँ पर एक तरीके से। अगर कोई वहीं पर ही बना हुआ है और वो फिर अपने ही घर में वापस आएगा जहाज, तो उसको छूट देना है। यानी कि बाहर से किसी को बुलाने लगे हेल्प करने के लिए यहाँ पर, कि बाहर का कोई जहाज आ जाए यहाँ पर हेल्प करने के लिए, तो उसको अलाउ नहीं करेगा। कि रसिया बोलने लगे कि भाई साहब बाहर के देश है, इंडिया भेज दे अपना, चाइना भेज दे, उसको अलाउ नहीं करेगा। और आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि जहाज को कोई हवाई जहाज में लेकर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी के जहाज के ऊपर ही कई सारे हवाई जहाज आ जाते हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से पानी के अंदर से ही थ्रू होता हुआ यहाँ पर आएगा। अब सर पे रखकर तो इसको लेकर आने से यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर यहाँ पर ये चीजें मेंटेन रखनी है, तो इस तरीके से यहाँ पर पानी के थ्रू आएगा और तुर्की से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर रसिया के अंदर, रसिया के किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कोई जहाज बनाया गया है और वो जहाज जो है फिर से अपने पोर्ट पर वापस आएगा, तो उसको ये नहीं रोकेगा। बाहर से कोई जहाज अगर एक्स्ट्रा लेकर आ जा रहा है, उसको यहाँ पर ये रोकेगा। या फिर कहीं बाहर से रसिया ने कोई जहाज खरीदा है, वो आप लोगों को देखने को मिले, वो जिसका एक तरीके से लोकल एरिया में नहीं बनाया गया है, तो उसको भी यहाँ पर ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, लोकल एरिया के लोगों को ही यहाँ पर ये अलाउ करेगा, अपने घर के आदमियों को। तो ये पूरा कन्वेंशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। काफी ज्यादा इसके ऊपर न्यूज चल रही थी कि यहाँ पर नेवल पैसेज इसको दिया जाएगा, क्या होगा। यूक्रेन ने बोला है कि मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को इस तरीके से करे, क्या यहाँ पर बेसिकली बॉस्फोरस या फिर डार्डेनेलिस जो स्टेट है, यहाँ पर तुर्की क्या स्टेप उठाएगा। तो ये सारे मुद्दे मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, आगे भी बन सकता है। तो ये टॉपिक भी अपने माइंड में क्लियर रखेगा। और जो मैप मैंने आप लोगों को सारा बताया, इसमें जो पोजीशन मैंने आप लोगों को बताई है, वे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे। तो टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। और इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों से तो पूछेगा नहीं कोई कि रसिया जो है यूक्रेन के साथ में क्यों लड़ रहा है, ठीक है। आप लोगों से ऐसी चीजें पूछ ली जा सकती हैं पीछे से, ठीक है, कि बताइए यहाँ पर एजिनियन सी को यहाँ पर मार्मरा सी के साथ में कौन कनेक्ट करता है, कौन सा स्टेट है यहाँ पर। ये बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। जहां जहां पर भी आप लोग कंफ्यूजन लगेगा, उस चीज को क्लियर करके आगे बढ़िएगा, तभी फायदा भी है चीजों को पढ़ने में, ओके। अब बाकी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन दे सकते हैं, यानी कि आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बाकी आप लोग बता सकते हैं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये मिलान एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी, जो कि विशाखापत्तनम के अंदर अब की बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 11वां संस्करण, ठीक है। तो इसमें कई सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, लगभग 40 कंट्री। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोग चीजें समझ पाएं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एनडीए सीडीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर सकें। ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बोल सकते हैं डिफेंस के लिए। अगर आप लोग एनडीए सीडीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे यहां पर मिलान एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में पीआईबी के द्वारा भी कवर की गई पूरे डिटेल में। और ये जो एक्सरसाइज है, इसका एक लंबा प्रोसीजर यहां पर चलने वाला है। लंबा प्रोसीजर क्यों बोला? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये 2 चरण में आप लोगों को कंप्लीट होती नजर आएगी। ये लगभग 9 दिन तक एक्सरसाइज चलने वाली है। पहले 25 से लेकर 28 तक यहां पर ये चल रही है, और दूसरा यहां पर ये 1 से लेकर 4 मार्च तक चलेगी। पहले तो ये बेसिकली तट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जमीन के ऊपर, और फिर उसके बाद में ये सी फेज इसका चलेगा, जो कि 1 तारीख से यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है, ये विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी आप बोलते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों से एग्जाम में बोल दी जाती है कि बताइए सिटी ऑफ डेस्टिनी क्या है। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई है, क्योंकि वैसे 2020 में होनी थी, पर लेकिन 2020 में कोविड-19 ने एक्सरसाइज तो दूर की बात है, वहां पर लोगों को हिलने भी नहीं दिया। तो अभी यहां पर 2022 में फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन एक्सरसाइज देखने को मिलती है यहां पर, जो कि हमारे देश में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट यहां पर की गई थी। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट कब की गई थी। तो स्टार्ट की गई थी यहां पर ये 1995 में, और यहां पर उस टाइम पर ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता था। और ये बाय एनुअल यानी कि एक तरीके से 2 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाने वाली एक्सरसाइज थी।
पर लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, तो 2 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया, सॉरी 4 बार इसको कंडक्ट नहीं कराया गया। 1995 से स्टार्ट होगी, पर लेकिन 4 बार यहां पर टाइम नहीं मिला इसको कंडक्ट कराने का। आखिर वो 4 बार जो टाइम नहीं मिला तो वो क्यों नहीं मिला और क्या क्या मुद्दे रहे, उसके बारे में थोड़ी बातें आप लोग बताऊंगा, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। 2001 में नहीं हुई, 2005 में नहीं हुई, 2016 में नहीं हुई और 2020 में नहीं हुई। 2020 में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कराएगी। 2001 और 2 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से यहां पर नहीं हुई। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 2016 में यहां पर किसकी वजह से नहीं हुई, यहां पर बेसिकली उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड, 2001 में और 2016 की बात की जा रही है। 2001 में और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से नहीं हुई, और 2005 में आप लोगों को पता है 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी की वजह से यहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो 2004 में सुनामी की वजह से, 2020 में कोविड-19 की वजह से और 2001 में और 16 में ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की वजह से। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीके से एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखिए दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारी नेवी में कितनी पावर है। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बोलूं हमारी आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, इसी के साथ में दूसरी जो सारी सेना है पैरामिलिट्री फोर्स होगी, वो 26 जनवरी पर अपनी ताकत दिखा देती है, ठीक है। एक तरीके से जब हम लोग गणतंत्र दिवस की परेड करते हैं इंडिया गेट के ऊपर में, पर लेकिन यहां पर इनको अपनी ताकत दिखाने का मौका जो है ऐसे ऐसी जगह मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ, उस टाइम पर यहां पर प्रेसिडेंट जो साहब थे उनके द्वारा इसको रिव्यू किया, तो ये वाली एक्सरसाइज देखने को नहीं मिले। याद रखिएगा 2006 में यहां पर बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी यहां पर इसको एक तरीके से जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, ये फ्लीट रिव्यू बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी, जो यहां पर रिव्यू किया था कि हमारी इंडियन नेवी के हाथ में क्या पावर है, तो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया यानी कि हमारे देश के साथ में कनेक्ट है, तो इसलिए इसके बारे में कई सारी इंपोर्टेंस जो है चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। क्या क्या जो ये एक्सरसाइज है ये काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक कंट्री से पार्टिसिपेट करती है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे स्टार्ट की गई थी यहाँ पर 1995 में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इंडिया के साथ में पार्टिसिपेट कर रही थी 4 कंट्री। फिर आगे चलकर इसमें 2014 में 18 कंट्री जुड़ गई यहाँ पर, और अभी यहाँ पर 2022 में जो एक्सरसाइज होने जा रही है इसमें लगभग 40 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ग्रांड स्केल की ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक काफी ह्यूज स्केल पर यहाँ पर पहुंच गई। इंडिया का जो टारगेट है यहाँ पर कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश से इस साइड में अगर आप लोग जाएंगे तो ईस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ईस्ट की साइड में जो भी कंट्री है तो उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम किया गया, ताकि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया और फिर फोकस किया गया। सागर जो स्कीम हमने कई बार डिस्कस किए, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। इन दिस रीजन मतलब इंडियन ओशियन रीजन। तो यहाँ पर हमारी कंट्री की नेवी के पास में इतनी पावर होनी चाहिए कि आसपास के जो भी छोटे मोटे देश हैं उनको हम लोग इस लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कल को उनको कोई दिक्कत आ जाए तो इंडिया को बोल सकेंगे भाई साहब हमको थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, और इंडिया बिना झिझके बिना कोई टेंशन के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो थीम भी रखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कॉमरेडरी, कोहेशन और कोलैबोरेशन, इनकी इसका मतलब होता है भाईचारा, इसके साथ में सामंजस्य और सहयोग, मिलजुल कर नहीं कहते सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, वो वाली बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, और बाय एनुअल हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिल जाती है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ जाते हैं कि जैसे इंडियन नेवी की मैंने बताया विशाखापट्टनम कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसके अलावा इंडियन नेवी में टोटल मिलाकर कितनी कमांड है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 4 कमांड नॉर्मली देखने को मिल जाती है इंडियन नेवी की। एक कमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी मुंबई के अंदर में, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। याद रखिएगा इसको वेस्टर्न नेवल कमांड के नाम से हम लोग पुकारते हैं। दूसरी कमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कोच्चि के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सदर्न नेवल कमांड। तो ये हो गई सदर्न नेवल कमांड, ठीक है। तीसरी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड, ये आप लोग को यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग ईस्टर्न नेवल कमांड बोलते हैं। और एक को बोलते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि आप लोग को पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर देखने को मिलेगी, अंडमान निकोबार वाले रीजन में। तो 4th कमांड आप लोग को यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कमांड है, ये 4 कमांड आप लोग को देखने को मिलती है इंडियन ओशन की, जो मैंने मोटे तौर पर आप लोग को बता रखा है 7.5 जो एक तरीके 7,500 किलोमीटर की जो हमारी रेखा है इंडियन ओशन रीजन की, जिसमें टोटल मिलाकर 9 राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। कल को चलकर कोई भी दुर्घटना देखने को नहीं मिले तो उसको यहाँ पर कैसे सेव करना है चीजों से, तो ये हमारा पूरा टारगेट रहता है। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा इसको लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, उस डाउट को जो है अच्छे से दूर किया जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इस तरीके से यार मैंने 2 टॉपिक आप लोगों के रिवाइज भी करा दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसी के साथ में आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें मिली जानने को जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसके साथ में FATF, ये सारी चीजें क्यों यहाँ पर इंडिया यूक्रेन के बारे में बातें की, एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में मैंने बातें कर ली आप लोगों से, चाइना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है वो सारी बातें कर ली, मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इशू जो है वो डिस्कस कर लिए, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर दीजिए, देखता हूं सही आंसर कौन देता है। और बाकी आप लोगों को पता ही है राइट टू प्राइवेसी के बारे में कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, आर्टिकल 21 में आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट 3 के अंदर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन ये बताना है कौन सा यहाँ पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसके चलते राइट टू प्राइवेसी जो है वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर दिए गए भगत सिंह के द्वारा और इसी के साथ में डोली गांधी के द्वारा। तो आज के SLV कमांडो जो हैं ये हैं जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए सारे डिटेल में। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर हटाया गया था, तो ये सारी बातें डिटेल में आप लोगों के सामने है। और फिर आर्टिकल 300A के अंदर ऐड किया गया, बाकी इनके आंसर मैंने कल ही बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये क्वेश्चन थे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता गया क्रिकेट का। ठीक है, तो ये है बेसिकली। इसी के साथ में यहाँ पर कहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये याद रखिएगा। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया था, तो यहाँ पर AA माओ करके आज के में करंट डायरेक्टर है यहाँ पर, और 11th डिफेंस एक्सपो के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। ठीक है, तो यहाँ पर ये लखनऊ में हुआ था और अब की बार जो था यहाँ पर ये गुजरात में हो रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, और फीडबैक देकर जरूर जाना। अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देना जो भी आप लोगों से आंसर पूछे हैं। और आज एथिक्स की केस स्टडी पोस्ट करूंगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।